स्टूडेंट्स, आज हम जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पुराने या प्राचीन विश्वास एवं मान्यताओं का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर राजेश कुमार राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट महामाया कॉलेज रतनपुर से। मनुष्य जब से पैदा हुआ है तब से वह अपने आसपास विभिन्न प्रकार के जीवों को देखता रहता है। इन जीवों में कुछ जीवों का आकार छोटा और कुछ जीवों का आकार बड़ा होता है, जबकि कुछ जीवों की शारीरिक संरचना सरल और कुछ जीवों की शारीरिक संरचना जटिल होती है। जंतुओं में पाए जाने वाली इस विभिन्नता या भिन्नता को एनिमल डाइवर्सिटी कहते हैं। इस एनिमल डाइवर्सिटी को देखने पर मनुष्य के मन में यह सामान्य प्रश्न उठता है कि पृथ्वी में जीवन कहाँ, क्यों और कैसे विकसित हुआ होगा। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दो वाद प्रस्तुत किए गए, विकासवाद और वैज्ञानिकवाद। विकासवाद के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण न होकर विकास हुआ है और इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है। समय के साथ जीवों की शारीरिक संरचना में लगातार परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया को ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। वैज्ञानिकवाद के अनुसार किसी अजैविक पदार्थ से अमीबा के समान सरल संरचना वाले जीवों का विकास हुआ है और इस सरल संरचना वाले जीवों से क्रमशः जटिल संरचना वाले जीवों का विकास होता है। विकास की इस प्रक्रिया को हम इवोल्यूशन कहते हैं। इन दोनों वाद में पृथ्वी में प्रथम जीवन कहाँ, क्यों और कैसे विकसित हुआ है, इससे संबंधित किसी प्रकार का वर्णन प्रस्तुत नहीं किया गया है। समय के साथ साथ जीवन की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न विश्वास, मान्यताएं एवं थ्योरीज प्रस्तुत की गई हैं। इन थ्योरीज को हम मुख्यतः दो समूहों में विभाजित करते हैं। पहला पुराने या प्राचीन या एंसेंट या ओल्ड हाइपोथेसिस एंड बिलीव्स और दूसरा वैज्ञानिक सिद्धांत या साइंटिफिक थ्योरी। पुराने परिकल्पनाएं एवं धार्मिक विश्वास को हम पुनः 6 समूहों में विभाजित करते हैं। पहला धार्मिक मान्यताएं या थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन या रिलीजियस बिलीव्स। इसके अंतर्गत दो धार्मिक मान्यताओं को सम्मिलित किया गया है, एक हिंदू धर्म के अनुसार और दूसरा क्रिश्चियन धर्म के अनुसार। ओरिजिन ऑफ लाइफ से संबंधित दूसरा जो परिकल्पनाएं हैं उसे हम यूनानीवाद या ग्रीकिज्म कहते हैं। तीसरा थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया या कॉस्मोजोइक थ्योरी। चौथा थ्योरी ऑफ कैटाट्रोपिज्म। पांचवा थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या एबायोजेनेसिस या ऑटोजेनेसिस और छठवां थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। दूसरी तरफ साइंटिफिक थ्योरी के अंतर्गत केवल एक थ्योरी प्रस्तुत की गई है जिसे हम बायोकेमिकल थ्योरी कहते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ से संबंधित पुरानी परिकल्पनाएं एवं मान्यताओं में सबसे पहले हम देखते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, माइथोलॉजिकल या रिलीजियस अप्रोच अर्थात धार्मिक मान्यताएं। इन धार्मिक मान्यताओं में सबसे पहला जो धार्मिक मान्यता है उसके अनुसार पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति किसी सुपरस्टिशियस पावर या दैवी शक्तियों के द्वारा किया गया है और जब से पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति हुई है तब से किसी भी जीव के शारीरिक संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। ये धार्मिक मान्यताओं का केवल धार्मिक महत्व रह गया है, किंतु इनका किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक महत्व नहीं है। इस धार्मिक मान्यताओं में सबसे पहले हम हिंदू धर्म के अनुसार जीवन की उत्पत्ति को यदि हम देखते हैं तो इस धर्म के अनुसार पूरे यूनिवर्स या ब्रह्मांड को भगवान ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया है। हिंदू धर्म के पुराण के अनुसार यह बताया जाता है कि विभिन्न ऑर्गेनिज्म ब्रह्मा जी के शरीर के विभिन्न भागों से विकसित हुए होंगे। इनमें से ब्रह्मा जी के सिर से
मनुष्य, भगवान और दैत्य पैदा हुए और ब्रह्मा जी के मुंह से गोट या बकरी पैदा हुई और ब्रह्मा जी के छाती से या सीने से बर्ड्स या पक्षियों की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी के शरीर में उपस्थित बालों से क्रमशः पौधों का विकास हुआ है। दूसरी तरफ क्रिश्चियन धर्म के अनुसार गॉड ने पूरे यूनिवर्स का निर्माण किया है और स्पेन के फादर सूट्स के अनुसार और बाइबिल के अनुसार पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति 6 दिनों में की गई है। इनमें से प्रथम दिवस में पृथ्वी और स्वर्ग का निर्माण हुआ, दूसरे दिन स्काई या आकाश का सृष्टि की गई, तीसरे दिन धरती और पेड़ पौधे की विकास हुई, चौथे दिन सोलर सिस्टम अर्थात सन, चंद्रमा और अन्य प्लैनेट्स का सृष्टि की गई, पांचवें दिन पक्षियों का विकास हुआ और छठवें दिन सर्वप्रथम एक मनुष्य का निर्माण किया गया जिसे हम एडम कहते हैं और बाद में इस एडम के 12वीं पसली से एक फीमेल की उत्पत्ति की गई जिसे हम ईव कहते हैं। ये जीव इस धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन जीवों की उत्पत्ति से आज तक इनके शारीरिक संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित दूसरा यूनानीवाद प्रस्तुत किया गया है। इस यूनानीवाद में विभिन्न वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। थेल्स नामक वैज्ञानिक का यह मानना था कि समस्त जीवों का उद्भव समुद्र के जल में हुआ है। एनेक्सीमेंडर के अनुसार जीवन की उत्पत्ति किसी मौलिक द्रव या एलिमेंटल लिक्विड के क्रमिक विकास से हुआ है और पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। प्रारंभिक जीव जलीय था और जलीय जीव से क्रमशः स्थलीय जीवों का विकास हुआ है और मनुष्य भी सर्वप्रथम मछली के समान संरचना का था, लेकिन बाद में यह स्थलीय लाइफ व्यतीत करने में सक्षम हुआ। एनेक्सीमैन के अनुसार पृथ्वी में जो वायु है वही जीवन का स्रोत है और इस प्रकार इनका यह मानना था कि वायु में किसी एलिमेंटल सब्सटेंस और एनर्जी से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। जीनोफेनिस ने फॉसिल्स का अध्ययन किया और फॉसिल्स का चूँकि पहला फॉसिल्स समुद्री चट्टानों में पाया गया, इस आधार पर इनका यह कहना था कि प्रारंभ में पूरी पृथ्वी समुद्र में डूबी हुई थी और इसी समुद्र में डूबे हुए अवस्था में जीवों का विकास हुआ है, अर्थात पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। एम्पीडोक्लेस के अनुसार प्रारंभिक पृथ्वी कई भागों में बटा हुआ था और हर भाग एक दूसरे से अलग थे और हर एक अलग अलग भाग में अलग अलग प्रकार के जीवों का विकास हुआ और बाद में ये सभी अलग अलग भाग एक दूसरे से जुड़ गए और जुड़ जाने से एक संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण हुआ और चूंकि अलग अलग भागों में अलग अलग जीव पाए गए थे और बाद में ये सभी भाग एक दूसरे से जुड़ गए, इसलिए पृथ्वी में विविधता या जैव विविधता का विकास हुआ। अरस्तु के अनुसार जीवों का क्रमिक विकास हुआ है। इन्होंने उस समय उपस्थित समस्त जीवों को एक क्रमबद्ध या सीढ़ी के रूप में व्यवस्थित किया और इस सीढ़ी में मनुष्य को सबसे ऊपर रखा। तीसरी कॉस्मोजोइक थ्योरी के अनुसार या थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया के अनुसार पृथ्वी में जीवन किसी अन्य ग्रह से रेजिस्टेंट स्पोर्स के रूप में आया है। इस सिद्धांत को सबसे पहले रिचर नामक साइंटिस्ट ने प्रस्तुत किया। बाद में इनके सिद्धांत को लिबिंग, कैल्विन, अर्हीनियस, प्रेयर्स और होली ने भी इसे मान्यता प्रदान की। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी में जीवन किसी रेजिस्टेंट स्पोर
या प्रतिरोधी स्पोर के रूप में आया। ये प्रतिरोधी स्पोर वातावरण से या अन्य ग्रह से पृथ्वी में आया और पृथ्वी में आने के बाद पृथ्वी के अनुकूल वातावरण पर यह विकसित हुआ और विकसित होकर एक प्रथम जीव का निर्माण करता है। वान हेलमॉन्ट्स के अनुसार ये जो कॉस्मॉस है या कॉस्मोजोआ है, ये अन्य ग्रह के उल्का पिंडों से आया है। अर्हीनियस के अनुसार यह कॉस्मोजोआ तारकीय किरणों के द्वारा हमारे पृथ्वी पर आया और हमारे पृथ्वी के अनुकूल वातावरण में यह विकसित होकर एक जीव का निर्माण किया। तीसरी थ्योरी है प्रलय का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार समय समय पर पृथ्वी पर अचानक प्रलय आ जाता है। इस प्रलय के कारण पृथ्वी में संपूर्ण जीव पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं और फिर से नए जीव का क्रमशः विकास होता है। इस सिद्धांत के अनुसार अब तक कुल 27 बार पृथ्वी में प्रलय हो चुका है। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पांचवा सिद्धांत या परिकल्पनाएं हैं जिसे हम स्वतः जनन या जीवात जनन या थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या एबायोजेनेसिस या ऑटोजेनेसिस कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन अन्य अजैविक पदार्थ जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से होती है। इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए अरस्तु नामक वैज्ञानिक का यह विश्वास था कि ओस की बूंद और डिकेइंग मीट या सड़ते हुए मांस से क्रमशः इंसेक्ट का विकास हो जाता है। कीचड़ से मछलियों का स्वतः विकास हो जाता है। दूसरा, इपिक्यूरिस नामक वैज्ञानिक का यह मानना था कि सूर्य की रोशनी, रेन या वर्षा की बूंदें और सॉयल और खाद से क्रमशः वर्म और अन्य जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इस मान्यता को मानने वाले मिस्र देश के निवासियों का यह मानना था कि मिस्र देश में नील नदी के कीचड़ के गर्म होने से इस कीचड़ में क्रमशः मेढक, सांप, क्रोकोडाइल और चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। वान हेलमॉन्ट्स का यह मानना था कि पसीने से भीगी हुई शर्ट या कपड़े को और गेहूं के बालियों को एक साथ रखने पर 21 दिन में चूहे स्वतः विकसित हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी यह माना जाता है कि पसीने से जूहे की उत्पत्ति हो जाती है और गाय के गोबर से कीड़े या कीड़ों की उत्पत्ति हो जाती है और डंकी या गधे के यूरिन से स्कॉर्पियन का विकास हो जाता है तथा बरसात के समय में सांप स्वतः ही पृथ्वी में उत्पन्न हो जाते हैं। इस थ्योरी में यह बोला गया है कि किसी अजैविक पदार्थों से ही जैविक पदार्थों की उत्पत्ति हुई है। इस थ्योरी को हम एबायोजेनेसिस या ऑटोजेनेसिस कहते हैं। पुरानी जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पुरानी मान्यताओं में सबसे अंतिम मान्यता है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बायो मतलब लाइफ और जेनेसिस मतलब ओरिजिन, अर्थात बायोजेनेसिस का शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का विकास। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित बायोजेनेसिस थ्योरी के अनुसार एक जीवित जीव से ही दूसरे जीवित जीव की उत्पत्ति होती है। इस सिद्धांत के अनुसार वर्तमान वातावरणीय परिस्थिति में अजैविक जनन अर्थात एबायोजेनेसिस अर्थात अजैविक पदार्थों से जीवित पदार्थों की उत्पत्ति संभव नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति
केवल दूसरे जीव से ही संभव है। इस सिद्धांत को अर्थात बायोजेनेसिस की थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोग किए, जिसमें से 3 प्रयोग मुख्यतः हैं। पहला फ्रांसिस्को रेड्डी का प्रयोग, दूसरा लेज़रो स्प्लॉन्जेनी का प्रयोग और तीसरा लुई पाश्चर का प्रयोग। बायोजेनेसिस थ्योरी से संबंधित सबसे पहला प्रयोग फ्रांसिस्को रेड्डी का हम अध्ययन करते हैं। फ्रांसिस्को रेड्डी ने एक कांच का जार लिया और इस जार में फिश के मीट को अर्थात मछली के मांस को और पानी को रखा और इसे लंबे समय तक उबाला और उबालने के बाद इस पानी को ठंडा किया और इस उबालने से प्राप्त एक्सट्रैक्ट को 3 भागों में 3 समान फ्लास्क में रखा। पहले फ्लास्क को इन्होंने खुला रख दिया, दूसरे फ्लास्क को इन्होंने पार्चमेंट मेम्ब्रेन से ढक कर एयर टाइट कर दिया और तीसरे फ्लास्क को इन्होंने मलमल के कपड़े से ढक दिया। कुछ समय के बाद इन्होंने यह देखा कि पहले फ्लास्क में विभिन्न प्रकार के जीवों के लार्वा या मैगोट्स विकसित हो जाते हैं और दूसरा फ्लास्क जो कि एयर टाइट था उसमें किसी भी प्रकार के मैगोट या कीड़ों का विकास नहीं होता है, जबकि तीसरा जिसको हमने मलमल के कपड़े से ढका था वो उस फ्लास्क में केवल उन जीवों के लार्वा या मैगोट्स विकसित हो जाते हैं जिनके अंडे मलमल के कपड़े पर उपस्थित छिद्रों से पास होकर नीचे आ जाते हैं। इस प्रयोग से इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि फ्लास्क पहले और तीसरे में चूँकि जीव विकसित होते हैं और ये विकसित जीव पहले से उपस्थित कीड़ों के द्वारा दिए हुए अंडे से विकसित होते हैं, जबकि दूसरे फ्लास्क में किसी भी प्रकार का जीव या मैगोट्स विकसित नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के कीड़ों के अंडे अंदर नहीं जा पाते हैं। इस प्रयोग के आधार पर इन्होंने बायोजेनेसिस थ्योरी को प्रायोगिक तौर पर प्रस्तुत किया। बायोजेनेसिस से संबंधित दूसरा प्रयोग लेज़रो स्प्लॉन्जेनी के द्वारा किया गया। लेज़रो स्प्लॉन्जेनी एक इटालियन बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अपने प्रयोग में सबसे पहले एक फ्लास्क लिया और इस फ्लास्क में वेजिटेबल या सब्जियों के और मांस को एक साथ रखा और मांस को रखने के बाद इसमें पानी डालकर इसे लंबे समय तक उबाला। उबालने के बाद इस फ्लास्क को ठंडा किया और ठंडा करने के बाद इस फ्लास्क के एक्सट्रैक्ट को इन्होंने 2 समान भागों में बांटा। इनमें से पहले फ्लास्क को इन्होंने सील कर एयर टाइट कर दिया, जबकि दूसरे फ्लास्क को इन्होंने खुला रख दिया। कुछ समय के बाद इन्होंने देखा कि वह फ्लास्क जिसको इन्होंने एयर टाइट किया था उसमें किसी भी प्रकार के जीवों का विकास नहीं हुआ, जबकि दूसरा फ्लास्क जो कि खुला था उसमें विभिन्न प्रकार के जीव विकसित हो जाते हैं। इस प्रयोग के आधार पर इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि एक जीवित जीव से ही दूसरे जीवित जीव की उत्पत्ति होती है, किंतु इनके प्रयोग को कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा क्रिटिसाइज़ किया गया। इन क्रिटिसाइज़ करने वाले वैज्ञानिकों का यह मानना था कि जीवन की उत्पत्ति के लिए वायु आवश्यक होता है। तो चूंकि इन्होंने अपने फ्लास्क पहले में वायु को अवरुद्ध कर दिया था अर्थात एयर टाइट कर दिया था, तो चूंकि इसमें जीवन की उत्पत्ति के लिए वायु उपस्थित नहीं थी, इसलिए फ्लास्क पहले में किसी प्रकार के जीव की उत्पत्ति नहीं हुई। और दूसरा यह आलोचना किया गया कि चूंकि इन्होंने फ्लास्क को गर्म किया था तो गर्म करने से जीवन के उत्पत्ति के लिए आवश्यक
जैविक बल अर्थात वाइटल फोर्स इस फ्लास्क से निकल गए थे, और चूंकि इस फ्लास्क में वाइटल फोर्स या जैविक बल उपलब्ध नहीं थे, इसलिए इसमें किसी प्रकार का जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई। अंत में इन सभी आलोचनाओं को गलत सिद्ध करते हुए लुई पाश्चर ने एक प्रयोग किया। इन्होंने एक सबसे पहले स्वान नेक्ड फ्लास्क का चयन किया। इस फ्लास्क में ऊपर एक लंबी हंस के गर्दन के समान इसमें एक लंबी नेक लगी हुई होती है, और इस फ्लास्क के बेसल पार्ट पर एक फिल्टर लगा हुआ होता है। यह फिल्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी अंदर जाने से रोकता है। इन्होंने फ्लास्क में शुगर के सॉल्यूशन और ईस्ट के घोल को रखा, और इस घोल को इन्होंने लंबे समय तक गर्म किया। गर्म करके इन्होंने इस फ्लास्क को ठंडा किया। ठंडा करने के बाद इस फ्लास्क के नेक को गर्म करके एस शेप में मोड़ दिया, और इस फ्लास्क को इसी अवस्था में कई दिनों तक रहने दिया। कुछ दिनों के अवलोकन के बाद इन्होंने देखा कि इस फ्लास्क में किसी भी प्रकार के जीव की उत्पत्ति नहीं होती है, किंतु पहले प्रयोग में चूंकि वायु जीवन के लिए आवश्यक है यह आलोचना किया गया था, अतः इस प्रयोग में वायु तो इस फ्लास्क के माउथ से अंदर जाती है, किंतु इस वायु के साथ उपस्थित जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिल्टर के द्वारा रोक दिया जाता है। तो चूंकि इसमें इस फ्लास्क के अंदर वायु तो उपस्थित होती है, किंतु माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपस्थित नहीं हो पाते हैं, इसलिए यह फ्लास्क का मटेरियल किसी प्रकार का डीके नहीं होता है, और न ही इसमें किसी प्रकार के जीव की उत्पत्ति होती है। कुछ समय के बाद इन्होंने इस फ्लास्क के गर्दन को तोड़ दिया। जैसे ही गर्दन को तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद इस फ्लास्क के अंदर एयर के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अंदर चले जाते हैं, और अंदर जाने के बाद इस फ्लास्क में विभिन्न प्रकार के जीव विकसित हो जाते हैं। इस प्रयोग के आधार पर इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी में जीवन हमेशा दूसरे जीव से ही विकसित होता है। इस पुरानी मान्यताओं या परिकल्पनाओं या सिद्धांतों का अध्ययन करने से हमें यह ज्ञात होता है कि इस पूरी एक मनुष्य के मन में एक सामान्य प्रश्न उत्पन्न होता है कि पृथ्वी में जीवन कहाँ, क्यों और कैसे विकसित हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए विभिन्न विश्वास, मान्यताएं एवं थ्योरीज प्रस्तुत की गई हैं। चूँकि प्रारंभिक समय में विज्ञान का विकास नहीं हुआ था, अतः पुराने समय में विश्वास एवं मान्यताओं को प्रस्तुत किया गया। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ, वैसे वैसे जीवन की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए। इस थ्योरी को हम पूरी मान्यताएं थ्योरी को हम दो समूहों में विभाजित किए थे। इन समूहों में पुरानी मान्यताओं के अनुसार जीवन की उत्पत्ति हुई है यह बताया जाता है, किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं किया जाता है। पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है इसको प्रदर्शित करने के लिए साइंटिफिक व्यू प्रस्तुत किए गए हैं। इस व्यू का या वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हम अपने दूसरे लेक्चर में अध्ययन करेंगे। इस दूसरे लेक्चर का नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ, मॉडर्न थ्योरी और या साइंटिफिक थ्योरी। आशा है आप लोगों को जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्राचीन विश्वास एवं मान्यताओं की जानकारी हो गई होगी। धन्यवाद।